अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, उनको भी परेशान किया गया। खान साहब की सियासत का अमल है डेडलॉक पैदा करना, ये करो वरना नहीं। जिस तरह अमेरिका करता था कि जी हम ड्रोन अटैक इसलिए करते हैं कि हमने प्रीएम्प्ट किया, तो इस वजह से ये पकड़ धकड़ और खवातीन भी उसमें गिरफ्तार हुई हैं। आप भूल गए कि उस धरने में शारा दस्तूर पर जब रोज सुबह झाड़ू लगती थी तो उसमें कौन कौन सी नवादरात इन्वर्टेड कॉमास में दरियाफ्त होती थी। नासरा जावेद साहिबा के घर जाना रात को ठीक था बगैर वारंट के। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं नहीं कह रहा वो आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। राना सनाउल्लाह का भी कहना कि ये इस वक्त फसाद है और मीडिया हमारा साथ दे, इसको फितने को हमने खत्म करना है। वो आज तक ना किसी के साथ बात करना चाहते हैं, ना मुज़ाकरा करना चाहते हैं, ना गुफ्तगू करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। रात भर क्रैकडाउन हुआ, सैकड़ों कारकुन तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए, खवातीन को हिरासा किया गया। उसके मनाजिर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और नज़र आ रहा है कि कोई खातून कांस्टेबल नहीं है, मर्द हैं। और ये भी हुआ कि 75 साल की खातून को भी उन्होंने कहा कि जी आप बाहर आएँ और आपको हम लेने आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम ही हुआ होगा इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ हो और ख़वातीन घरों में अकेली हैं, बच्चियां हैं, उनको जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़दकोब किया गया, हिरासा किया गया और हुकूमत पर बड़ी तनकीद हुई। हत्ता कि अब वकला बरादरी से भी आवाज़ें उठ रही हैं, साफ़ी भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। और इसी दौरान में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक कांस्टेबल इसमें शहीद हो गया। अब उसमें जो FIR दर्ज की गई है उसमें लिखा है किराएदारी का कोई मामला था, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है लाहौर पुलिस की तरफ से कि जी ये क्रैकडाउन किया जा रहा था और उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिनकी तरफ से ये फायरिंग की गई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब हुकूमत इसके बाद ये करती है, इस क्रैकडाउन के बाद ये किया जाता है कि काबीना का इजलास बुलाया जाता है और उस काबीना के इजलास में फैसला सुनाया जाता है कि अब लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा, जबकि इससे पहले इस तरह के इशारे थे कि आके शौक पूरा कर लें। लेकिन अब ये क्या हुआ अचानक? क्या रात से पहले मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के ट्विटर पर जो अहकामात जारी हुए जिनमें कहा गया था कि कला कमा करना है, ये एक फितना इमरान खान, वहां से फिर ये फैसला कर लिया गया था। क्रैकडाउन पहले किया गया, काबीना को फिर शामिल किया गया और यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज उस तरह साथ नहीं दे रही थी दीगर जमातों का और सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब अकेले भी आ सकते थे। लेकिन ये कि हमने ये जो कुछ करना है, ये जो क्रैकडाउन किया है, इसमें सब शामिल हों। अब मरीम नवाज साहिबा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें फिर इदारों से बड़े इज्जत और एहतराम से कहती हैं कि सोशल मीडिया पर ना जाएं और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो रहा है और अब इसमें हुकूमत नहीं, ये निशाना इस्टेब्लिशमेंट है। तो आज मरीम साहिबा डॉन लीग्स का जिन पर इल्ज़ाम था, आज वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं बड़े भरपूर तरीके से। लेकिन लग ये रहा है कि ये ज़्यादा अरसा मामला नहीं चल सकेगा क्योंकि 5 से 7 अरब रुपए का रोज़ाना नुकसान है पाकिस्तान की इकॉनमी को। IMF से मामला उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह सोचा गया था और दाखिली और खारजी रास्ते इस्लामाबाद के भी, लाहौर के भी, इस तरह दीगर शहरों में क्रैकडाउन नज़र आ रहा है। ये कब तक होगा? क्योंकि वारंट कहीं नहीं नज़र आया। जितनी भी ये पकड़ धकड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर कोई नहीं मिला तो उसके बच्चे को पकड़ लिया है, किसी के भाई को पकड़ लिया है, वारंट कहीं नहीं नज़र आए। लोग पूछते रहे और दीवारें फलांग कर, गेट फलांग कर गए। हमने देखा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, उनके घर पर भी यही काम किया गया, उनको भी परेशान किया गया। हमाद अजहर साहब की वालिदा, उनके बेडरूम तक उनके दरवाजे खटखटाए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो सेन में बैठी हुई हैं, वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। दीगर बहुत सी खवातीन हैं, उनके हमने सबके मनाजिर देखे। तो हुकूमत क्या इससे निकल सकेगी? जितना अरसा भी हुकूमत रहेगी, क्या इन मनाजिर से निकल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मॉडल टाउन का सान्या कहीं दोबारा तो नहीं होने जा रहा? क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो तो हर सूरत अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब असल नज़र आ रहा है कि सवाबी से आगे जिस तरह से इस्लामाबाद की तरफ पुल हैं, वहाँ पर कंटेनर रख के उनको मिट्टी, रेत वगैरह से भरा जा रहा है कि वहाँ से लोगों को किसी सूरत भी आने ना दिया जाए। हुकूमत इसको फितना करार दे रही है और इसका कला कमा करना है, इमरान खान साहब का जत्था करार दे रही है। और ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास वसाइल हैं, आंसू गैस के शेल, पुलिस, दीगर इदारे बुला लिए गए हैं, बड़ी तादाद में दीगर सूबों से भी पुलिस को बुला लिया गया है और प्रिजन वैन्स बुला ली गई हैं। जितना हो सका था पकड़ धकड़ की गई है, अभी भी छापे जारी हैं। तो क्या हुकूमत इससे लॉन्ग मार्च रोक सकेगी? इससे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बहाल हो सकेगी? क्या होगा? कब तक इस तरह से होगा? इसी हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये जो कुछ रात में हुआ
आपको क्या लगता है, क्या ये पहले फैसले हुए थे और सब इस पे ऑन बोर्ड थे, या काबीना का इजलास बाद में बुलाया गया है? आपको क्या लगता है? लेकिन सियासी अमल जो होता है उसका सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो डेडलॉक को तोड़ता है। सियासी अमल जो है वो उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो मुकालमे और मुज़ाकरे का रास्ता हमवार करता है और लोगों में गुफ्तगू को आम करता है। अच्छा, सियासी अमल का फ़ायदा ये होता है कि वो माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को स्पेस देता है और उसको जगह देता है और उसको प्लेटफार्म देता है। सियासत का अमल जो है वो आपको वाइब्रेंट करता है और आपके अंदर एक नया शऊर और नई रोशनी पैदा करता है। हमारे मोहतरम जनाब खान साहब की सियासत का अमल है डेडलॉक पैदा करना और कोई और रास्ता ना छोड़ना। एक रास्ता है डेडलॉक, ये करो वरना नहीं, ये करो वरना नहीं। 35 पंक्चर जो हैं उनका फैसला करो वरना नहीं, 4 वो खोलो हल्के खोलो वरना नहीं, वरना हम नहीं करेंगे, वरना हमें हुकूमत के ख़त्म होने तक बैठेंगे, वरना अभी जो है वो ऐलान करो, तारीख दो, इलेक्शन की तारीख दो और इलेक्शन की तारीख के बगैर हम नहीं उठेंगे। डेडलॉक नहीं होता भाई सियासी अमल में। सियासी अमल हमेशा डेडलॉक के दरवाज़ों को खोलता है। सियासी अमल के पास चाबियाँ होती हैं, वो सियासी अमल कभी भी ऐसा नहीं करता है कि डेडलॉक पैदा कर दे और मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र को स्पेस देता है। एक नुक्ता नज़र नहीं होता है कि सिर्फ खान साहब बोलें और बाकी कोई भी ना बोले, खामोश हो जाए, चुप करके जाए और एक ही आवाज़ आती रहे। तो मेरे ख्याल में खान साहब को सियासी अमल में इस उम्र में 70 साल से ऊपर जा रही है इनकी उम्र, अल्लाह इनकी उम्र में और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा बढ़े इनकी उम्र, लेकिन ये सियासत सीख रहे हैं वो कि जनाब कोई और नहीं, बस मैं, अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो ठीक है, कोई और इक़्तिदार में है तो बिल्कुल नहीं। आइनी तरीके से, टोटल आइनी तरीके से पहली मरतबा एक वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। वो कह रहे हैं अमेरिका ने हटाया जी, हमें तो कोई अमेरिकी नज़र नहीं आया कहीं भी। किसी जगह पर ना कोई अमेरिकी शख्स मौजूद था, ना किसी अमेरिका ने आकर हमारे सामने बात की। और जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको तो बुलाया गया, उसको तो हाथ फूल पहनाए गए, उसके साथ तो बगलगीर हुए, उनको तो बिठाया। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद हैं जब आप अपना आलमी एक बड़ा वो कर रहे हैं कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस है और दुनिया भर के इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा हमारे वो इसी दौरान जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और जब होनी थी, यानी जब इजलास हो रहा था, इजलास मुआखिर इसलिए किया गया कि जी ये सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बावजूद उसमें अमेरिकी मौजूद थी खातून जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारी मेहमान ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की और चीन के भी नायब वज़ीर ख़ारजा आए और उन्होंने भी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। अब ये बयानिया कैसे बना, ये बात किस तरह से बनी, मेरे ख्याल में खान आज़म को एक आदमी पसंद आए, उनका नाम इमरान खान है और वो एक ही कोई किरदार में देखना चाहते हैं, वही इमरान खान। इसके अलावा कोई शख्स भी पाकिस्तान में कहीं भी होने सियासी अमल में होने का हकदार नहीं है, सिर्फ खान साहब हकदार हैं। मगर अब नूर आरफीन, जो क्रैकडाउन हुआ है दफ़ा 144, 15-20 जलसे इमरान खान साहब ने किए, कोई हमें तशद्दुद उसमें नज़र नहीं आया। लॉन्ग मार्च, धरने, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, शायद दुनिया में भी ये होता होगा। लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई है, जिस तरह अमेरिका करता था कि जी ये हम ड्रोन अटैक इसलिए करते हैं कि हमने प्रीएम्प्ट किया और दूसरे मुल्कों में चला जाता है, ये हुकूमत ने जो प्रीएम्प्ट किया है कि जी ये हो सकता है, तो इस वजह से ये पकड़ धकड़ और ख़वातीन भी उसमें गिरफ्तार हुई हैं। उसके मनाज़र भी हमने देखे हैं, पुलिस जिस तरह से बुला रही है वो सब उसके सामने है, वारंट कहीं नहीं है। इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? कल को ये है कि फिर कोई भी हुकूमत आएगी वो किसी हवाले से भी कह सकती है जी खदशा तो है, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा हो सकता है, और फिर आप पकड़ लें और सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को आप उनके घरों पर जाकर छापे मारना और इस तरह से ये करना, इसको हम किस तरह से देखेंगे? ये इमरान खान साहब का कसूर है सारा? इसको हम बिल्कुल उसी तरह देखेंगे जिस तरह हम हकीकत को देखते हैं, 2 और 2 4 की तरह। इमरान खान ने 3.5 जलसे किए और उनमें एक गमला नहीं टूटा और उसकी तारीख़ आप मुझे जतला रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि इस मुल्क में तकरीब का जो सबसे अजीमुशान इज्तिमा हुआ था, जो बाबा PTI अंकल शुजा ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, बताउन पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान
साकिब निसार की मदद और मुआवनत के ज़रिए, जिसके बाद फिर इमरान खान नामी ये फ्रीद हम पर मुसल्लत हुआ था। आप भूल गए कि उस धरने में क्या कुछ हुआ था। आप भूल गए कि उस धरने में शारा दस्तूर पर जब रोज़ सुबह झाड़ू लगती थी तो उसमें कौन कौन सी नवादरात इन्वर्टेड कॉमास में दरियाफ्त होती थी। आप भूल गए कि आज भी यूट्यूब पर वो वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें PTI के हवस परस्त कारकुनान चंद खवातीन को घेर करके और न जाने अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे थे। आप भूल गए कि रात 10 बजे के बाद उसमें से इमरान खान साहब माइनस हो जाया करते थे और उसके बाद अगले दिन उनका चांद फिर एक मरतबा फिर चढ़ जाया करता था। इन तमाम घंटों में इमरान खान साहब कहाँ होते थे? वजीफ़ा पढ़ रहे होते थे, पाकिस्तान के क़याम के लिए नवाफिल पढ़ रहे होते थे? नो सर, इन तमाम अरसे में इमरान खान साहब वही सारे काम कर रहे होते थे जिसके सबूत और शवाहिद तमाम जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन महज अपने मामलात के लिए तमाम लोगों ने आंखों पर दोनों हाथ रख लिए थे ताकि उनको हकीकत बिल्कुल नज़र ना आने पाए। तहरीक इंसाफ ही वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान में तकरीबी धरना देने का आलमी एजाज़ अपने नाम किया। इस धरने के दौरान PTV बिल्डिंग पर हमला हुआ। इस धरने के दौरान पार्लियामेंट पर जो है वो गीली शलवारें लटकाई गई। शारा दस्तूर पर जो जमहूरियत का नंगा नाच हुआ, ये तहरीक इंसाफ की तारीख है, सुनहरी तारीख है, जिसे इमरान खान समेत उनके अच्छे, उनको लाने वाले और उनको हटाने वाले कभी पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के सियासी औराक से इरेज नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, सरफे नज़र नहीं करवा सकते। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत का ये फैसला बज़ाहिर दुरुस्त नजर आता है कि PTI का ये लॉन्ग मार्च अगर आपने यहां ना रोका तो फिर ये तकरीब बढ़ेगी पूरे मुल्क में। इस्लामाबाद की सड़कों पर वारंट की जरूरत नहीं है। जो रात को अगर खवातीन मौजूद है तो पुलिस का कोई कसूर नहीं है, जाकर उनको हिरासा किया जा सकता है। खवातीन को शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। खवातीन जिन खवातीन को वो किया जा रहा है उनको नहीं पता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा एक अम्मा बलाएं ले रही हैं, अपने बेटे की पप्पियां ले रही हैं कि जा बेटा खान के साथ, जा बेटा खान के साथ। उनका बेटा वहां जाकर शारा दस्तूर जाना ठीक था, खिलाएगा, वो अम्मा जिम्मेदारी लेंगी? डॉक्टर साहब खबर चलाने वाला चैनल जिम्मेदारी लेगा? वो डायरेक्टर न्यूज़ जिम्मेदारी लेगा? नासरा जावेद साहब के घर जाना रात को ठीक था, बगैर वारंट के बिल्कुल सही था उनके घर जाना। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं नहीं कह रहा वो आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैंने जिस वाक़े की तरफ निशानदेही की आप उसको इरेज करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब मैंने खवातीन पर तशद्दुद की, खवातीन को एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करने की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें इन सारे मामलात में 2 और 2 4 रखने वाला सियासी इस्तेमाल किया, कॉमन सेंस रखने वाला आदमी भी जानता है कि इन मामलात में खवातीन और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज किया जाता है। खवातीन की गिरफ्तारी की हिमायत करने वाला या तो कोई दीवाना होगा या तो कोई बुनियादी हकायत से आरी शख्स। और मैं आपको ये बता दूं मैं वो दोनों नहीं हूं। वारंट के बगैर इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं जवाब दे चुका हूं सामा, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में कुछ नहीं डाल सकते। अच्छा चलें ठीक है। लगारी साहब आप इस तरह इस बारे में क्या कहेंगे? जस्टिस साहिबा के घर जिस तरह से गए हैं, दीगर खवातीन के घर गए हैं, नूर आफरीन का ख्याल है कि उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो सामने आ जाती हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारे सामने आया नहीं है कोई किसी के हवाले से कि जी उनके पास कोई कोई वारंट था। इसी तरह से हमने मोहसिन बेग साहब के हवाले से देखा था और उसमें भी यही मामला था, फिर ज़ाहिर है कि वो अदालत में गया। अब देखते हैं मामला अदालत में भी है, वकला बरादरी भी निकल रही है, तो हुकूमत मजबूर थी। अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं या नूर आरफीन के जी 2014 का धरना, तो उस लिहाज से तो हम देखें तो मॉडल टाउन का सानिया भी है, हमें पनामा लीक्स भी नजर आता है, उसमें पीपल्स पार्टी भी गई थी, अगर अदालत में पार्टी नहीं बनी लेकिन उस वक्त खिलाफ थी कि करप्शन हुई। हमने माजी में देखा कि इन लोगों ने जजेस को फ़ोन किए और जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फैसले लिए, सिटीजन माफिया इनको कहा गया। मियाँ नवाज शरीफ एक अभी तक तो मुजरिम और अदालतों से मफरूर हैं अभी तक, और वो बाहर बैठ कर फैसले करें। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर तो नून लीग को हुकूमत ही नहीं देनी चाहिए। अगर माजी को हमने देखना है, 2014 के बाद भी पीपल्स पार्टी का एक तहरीक इंसाफ का एक माजी है और उन्होंने जलसे भी किए हैं, तो उसको देखते हुए तो फिर इसका मतलब है खदशा था और इसीलिए ये सब कुछ ठीक है। ये क्रैक डाउन और ये सारा को पकड़ दकड़ बिल्कुल जस्टिफाइड है, हुकूमत को पर इस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। जितने वकला या साफ़ी इस वक्त कंडेम कर रहे हैं हुकूमत को, वो गलत कर रहे हैं, हुकूमत का साथ देना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा जस्टिफाइड है, ARY का माइक हटाना और राना सनाउल्लाह का भी कहना कि ये इस वक्त फसाद है और मीडिया हमारा साथ दे, इसको फितने को हमने ख़त्म करना है। और फितने को ख़त्म करने का तो फिर तरीका ये होता है कि उसको बिल्कुल रास्ते से हटा दिया जाए, फोर्स इस्तेमाल की जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि किसी भी जमहूरी अमल में रुकावट डालने के मैं हक़ में नहीं हूँ। मैं किसी भी सूरत में
किसी भी शख्स के घर में, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो ख़ास आदमी हो, उसके घर में बिला वारंट किसी भी इदारे के दाखिल होने के ख़िलाफ़ हूँ। मैं किसी भी शख्स की गैर कानूनी गिरफ़्तारी के हक़ में नहीं हूँगा। आखिरी बंदा हूँगा जो किसी शख्स की गैर कानूनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाए। मैं आवाज़ उठाऊँगा, और अगर कोई पुरअमन जमहूरी अमल कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँगा। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, अगर सियासी अमल कर रहा है तो हम उनका साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि मीडिया के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उस पर हम किसी के साथ नहीं हैं। हम नहीं कहेंगे कि जनाब मीडिया को उसकी आवाज़ को बंद किया जाए या लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाएँ या लोगों के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएँ, बिल्कुल उसका हम साथ नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि सियासी स्टैंड्स भी कुछ चीज़ होते हैं। ये नहीं होता है कि जनाब आपके दिल में आ गया कोई ये शख्स, कोई पाकिस्तान में कोई शख्स इस बात को मुनासिब समझेगा, जायज़ समझेगा कि ये मेरी आखिरी बात है, इसके बाद मैं किसी किस्म की कोई और बात नहीं करूँगा। यानी आप इलेक्शन की डेट दें वरना मैं नहीं जाऊँगा। ये बात तो कोई भी कर सकता है। मैं जाकर इमरान खान के घर पर बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि जी मैं हड़ताल कर रहा हूँ, जब तक कि आप अपने गैर कानूनी गैर अखलाकी इक़दामात की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं उठूँगा नहीं। तो ये तो इस तरह का मुतालबा करके जाकर बैठ जाना तो डेडलॉक कर देना ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सोसाइटी में एक चीज़ होती है, जब डेडलॉक होता है, बातचीत मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, जी जी मेरी अर्ज सुने, हुक्म मेरी अर्ज सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सोसाइटी में डेडलॉक होता है, जब सोसाइटी में डेडलॉक पैदा कर दिया जाता है तो फिर एक रास्ता होता है आप पास के जनाब बैठें और मेज़ पर बैठकर बात करें। वो आज तक ना किसी के साथ बात करना चाहते हैं, ना मुज़ाकरा करना चाहते हैं, ना गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो 3.5 साल 4 साल तक असम्बली में बैठ रहे, लेकिन उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा है कि उनके बराबर वाली सीट पर कौन बैठा हुआ है। कोई भी रियासत में, मुमलिकत में, हुकूमत में, असम्बली में कोई ऐसा शख्स नहीं होता है कि जनाब जिसके पास इतने अखलाक मेयार भी ना हो कि वो दूसरी तरफ देखे भी तो सही, आंख तो उठाकर देखे। अगर ये सूरत हाल होती है तो आप सियासी अमल नहीं कर रहे हैं, फिर आप जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं हैं। आप एक आमरीत पसंद जहन के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कतईयत होती है, एब्सोल्यूटिज्म होता है। सियासत में एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता है, जमहूरी अमल में एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता है, कतईयत नहीं होती है, ये हट धर्मी नहीं होती है, या नापसंदी नहीं होती है, खुद परस्ती नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बीमारी होती हैं। वो किसी में भी हूँ, इमरान खान में हूँ, आसिफ अली जरदारी में हूँ, शहबाज शरीफ में हूँ, नवाज शरीफ में हूँ, मोहतरमा मरीम नवाज के ख़िलाफ़ हूँ, ये किसी के अंदर भी हो तो उसको हम अच्छी बात नहीं कहेंगे। जो छापे मारे गए हैं बिला ज़रूरत और बिला वारंट के, उन छापों के मैं आखिरी आदमी हूँगा। लेकिन मेरे भाई जनाब उसामा साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान में हज़ारों लोग लापता हैं, सिंध में सैकड़ों लोग लापता हैं। हमें यार लोग ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते उनके नाम बता दो, उसका पता बता दो, उसको कोर्ट में पेश कर दो, वो जिंदा है या मुर्दा है हमें बता दो। हम कितने साल आंसू रोक कर बैठेंगे? 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 6 साल से, 4 साल से, 3 साल से लोग लापता हैं और लोगों का जुर्म भी नहीं पता है, या घर में बैठे उठा लिए गए। उन लोगों के बारे में हम बात भी ना करें और ये कहें कि हम डेडलॉक करके बैठे हैं, हम कोई बात ही नहीं सुनेंगे। एक चीज़ सुनेंगे कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, नहीं देती इलेक्शन की तारीख, तो फिर क्या होगा? आप 18 महीने बैठेंगे इलेक्शन में, इलेक्शन होने में कम अज़ कम 18 महीने बाकी हैं, मैं कम अज़ कम कह रहा हूँ। अच्छा, तो क्या 18 महीने वो बैठकर इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन कब होते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना हम डेडलॉक के हक़ में हैं, ना मैं गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी छापों और गिरफ्तारियों के हक़ में हैं। जी उसामा, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी आरफीन अभी आपने लगारी साहब से जो पूछा मैं उसी बात पर रायज़नी करना चाहता हूँ। आपने बताया मरियम नवाज़ ने एक चैनल का माइक हटवा दिया। अच्छा, किसी चैनल का मालिक होना या किसी चैनल में एंकर होना, ये क्या माज़अल्लाह मेरे मुँह में खा तौबा इस्तग़फ़ार अशरा मुबशरा में से होने की निशानी है? आपके पास, मेरे पास अगर किसी चैनल का कार्ड है, अगर हम किसी चैनल में मुलाजिम हैं या हम किसी चैनल के मालिक हैं, तो हम किसी के साथ भी किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। मरियम नवाज़ मेरे मामू की लड़की नहीं है, ना ही ये चैनल मैं इसको ख़रीदने का तमन्नाई हूँ।
लेकिन हमारा ख्याल है कि हमें उसूलों पर रहना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, कानून मौजूद है, पैमरा मौजूद है, वहाँ जाकर साबित करना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं गलत तो माइक हटाएगा, मेरा ख्याल है इसका जवाब दे दिया, एक गलत मैसेज जाता है, एक गलत पैगाम जाता है कि हुकूमत में बैठे या हुकूमत के पीछे जो लोग हैं जो इसको चला रहे हैं हुकूमत को, वो इस एक ख़ास किसी चैनल को पसंद नहीं करते। तो रियासती तौर पर यह फैसला हुकूमत नहीं ले सकती कि कौन क्या हमें पसंद है, कौन नहीं पसंद, किसको हम निकालेंगे। यानी यह बता रहा है कि फिर सरकारी तौर पर ऐड किसको दिए जाएंगे। नहीं, वो जो जई तई मरियम ने फेरी थी, वो जई तई आज भी जारी है, फलां के ऐड बंद कर दो, ये हमें वो सोच आज भी नजर आती है और इसी को फिस्तायत कहते हैं। यही गलत है। सबके लिए एक पैमाना होना चाहिए। अगर कुछ किया है, गलत किया है, किसी भी चैनल ने गलत किया है, तो आपके पास कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, उसके तहत कुछ करें। यह किसी की मर्जी, कोई शहनशाहियत बादशाहत नहीं है। किसी ने हमारे खिलाफ गलत किया, बोल के खिलाफ गलत किया, वो अपनी जगह गलत है। लेकिन अगर आज इस सोच से नहीं हम किसी के खिलाफ जाएंगे। ब्रेक का भी चूंकि वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि हमने देखा है कांस्टेबल की शहादत होती है। अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब ये दूसरी तरफ से फायरिंग हुई, FIR कुछ और कहानी बता रही है। क्या जानबूझकर इस तरह से केस ख़राब किया जाता है? इसके पीछे कौन है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। जब से हुकूमत आई है, एक बहुत बड़ा सवाल ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत चला कौन रहा है। क्या यहाँ पर जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बाइख्तियार भी हैं, वो कुछ फ़ैसले कर भी सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने देखा कि अपनी कुछ काबीना के अरकान समेत उनको लंदन जाना पड़ता है, अपना वहाँ पर उनको क़याम भी ज़्यादा लंबा करना पड़ता है, वहाँ पर फ़ैसले होते हैं और उसके बाद फिर आकर जनाब यहाँ पर इत्तेहादियों से बातचीत होती है। कुछ ऐसा ही हमें ये क्रैकडाउन के हवाले से, जो आज मुल्क में इस वक्त हालात हैं, हमें इस हवाले से नज़र आ रहा है। मैं उसकी दलील ये आपके सामने रख रहा हूँ कि काबीना का इजलास आज होता है, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब काबीना के दीगर अरकान को, यानी तमाम जो पार्टीज उनके किसी न किसी रुकन को बिठा कर ये कहते हैं कि हमने इसको किसी सूरत, यानी फितना और ये सब कुछ है, जत्था आ रहा है, इसको हमने नाकाम बनाना है। ये फैसला अब काबीना ने ले लिया है। फिर सवाल ये पैदा होता है, काबीना अगर सुबह फैसला ले रही है तो रात क्रैकडाउन किस वजह से होता है, क्यों होता है? खबरें ये आई कि राना सनाउल्लाह साहब को मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, नवाज शरीफ साहब ने अहकामात दिए। अब देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ट्विटर पर आकर जो कहते हैं, मरीम नवाज साहबा खुद उसको रीट्वीट करती हैं। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, जो पहले ही इन पर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। ऐसे तखरीबकारों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रुकना होगा। यानी पहले इनको ख़त्म करना है हमने, इनकी ऐसी तैसी, इनकी जई तई, इनको नहीं छोड़ना, उसके बाद बाकी बात होगी। तो नज़ीर ग़ारी साहब, ये तो साबित हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब पहले फैसला ले चुके थे और वो राना सनाउल्लाह को ये ऑर्डर कर चुके थे। उनके बगैर तो ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ हुआ, यही मामला हमने शीरी मज़ारी साहिबा के साथ देखा था। कोई कह रहा था कि जी कुछ तो उन्होंने किया होगा, आइन और कानून के मुताबिक हुआ, कहीं कह रहे थे जी हम इसमें है नहीं। यहां भी नवाज शरीफ साहब पहले फैसला सुना चुके, गिरफ्तारियां हो गई, क्रैकडाउन हो गया, काबीना का इजलास सुबह होता है और उसके बाद ये फैसला आता है सारे बैठ करके, जी हमने ये नहीं होने देना, जब क्रैकडाउन तो पहले हो चुका। तो लगारी साहब, ये फैसले कौन कर रहा है? हुकूमत कौन चला रहा है? अब ये भी ज़रा से खबर है, मैं आपको पहुंचा देता हूं कि शायद ये आखिरी वक्त में ये भी देखें कि बड़ी बदनामी हो रही है, तबाही हो रही है मुल्क में, तो शायद ये इजाज़त दे ही दें कि जनाब आ जाएं, धरना ही है, बैठना ही है, सारे आकर बैठे हैं। मौलाना साहब अगर स्टेटमेंट है तो मौलाना साहब भी इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इसको अब गिराबान से पकड़ के हम निकालेंगे वज़ीर आज़म हाउस से। इस तरह बिलावल साहब भी लात मारने की बात कर चुके हैं और इस तरह की बातें, और मतलब बहुत से हमारे पास इस्तिहारे और जुमले मिल जाएंगे। तो ये फैसले मियां नवाज शरीफ साहब इसका मतलब है ले रहे हैं और बाद में काबीना जो है उसको कहा जाता है कि आ जाएं, साथ मिल जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब पहले कहाँ थे? मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोट लखपत जेल में थे। फिर जो जेल से वो अस्पताल है, सर्विसेज अस्पताल में आए थे, आपको याद होगा जी। फिर सर्विसेज अस्पताल में एक सरकारी बोर्ड बैठा और वो सरकारी बोर्ड इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सियाती सूबाई और डॉक्टर फैसल थे जो देख रहे थे मामलात को। इन रिपोर्टें बनाई कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और वो उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। ये फ़ैसला ना तो मुस्लिम लीग नून ने किया था, ना ये फ़ैसला शहबाज शरीफ ने किया था। ये फ़ैसला कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए,
ना तो कोर्ट ने ये प्रेशर किया था कि आप इनको बाहर भेजें, कोर्ट ने इनकी ज़मानत मंजूर की थी 4 हफ्तों के लिए। अब 4 हफ्तों के लिए उनको कहते हैं कि जनाब आप इलाज मुल्क में कराएं और उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन बाकायदा उनको सहूलतकारी की गई और वो मुल्क के बाहर चले गए। अब जब मुल्क के बाहर चले गए हैं तो उनकी हैसियतें मौजूद हैं। वो 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो एक पॉलिटिकल रहनुमा हैं, एक सज़ा उनकी जो है सस्पेंडेड है, एक सज़ा जो है उनके ख़िलाफ़ उनका ट्रायल है जो उनके आने पर शुरू हो सकता है, जो भी सूरत हाल हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो एक पॉलिटिशियन है और बतौर सियासतदान वो सियासी अमल में हिस्सा भी लेते रहते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत से और सियासतदान हैं जिनके ऊपर केसेस होते थे और पूरी बरसगीर की तारीख अगर कहें तो मैं सुनाना शुरू कर दूं कि कब मौलवी A.K. फजल हक जेल में गए, कब ख्वाजा नाज़मुद्दीन कब जेल में गए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी कब जेल में गए और हसन शहीद सोहरावर्दी की सियासत क्या थी, सैयद हुसैन की सियासत क्या थी, GM सैयद की सियासत क्या थी और अयूब खोड़ो की सियासत क्या थी। मैं पूरी की पूरी एक आपको तारीख सुना देता हूँ। तो इनके ऊपर केस मुकदमात भी होते थे और सियासत भी करते थे, इनके ख़िलाफ़ फैसले भी होते थे, सियासत भी कर रहे होते थे और उन्होंने सियासत की है। मैं इसको जायज़ समझूं या ना समझूं, मेरे ना जायज़ समझने या ना समझने से कुछ नहीं होता है। अमली बात यह है कि वो सियासत कर रहे हैं। अमली बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के अरकान के साथ लंदन गए। अमली बात यह है कि उनने वहाँ जाकर मुशावरत की। अमली बात यह है कि वो वापस आए। अगर इसमें किसी को एतराज़ है तो वो जाए कोर्ट के अंदर और कहे कि जनाब मुझे एक गैर मुल्की मुदाखलत नज़र आती है जो बाहर से बैठ कर डिक्टेशन दे रहे हैं, जाकर चले जाएँ उनके साथ बात करें। तो जो अथॉरिटी काम कर रही है वो मियां नवाज शरीफ की बराह रास्त कोई अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहा होगा वज़ीर दाखिला को कार्रवाई करें, ऑपरेशन करें और ऑपरेशन हो गया होगा। ठीक है, उन्होंने कहा होगा हुकूमत को जनाब आप ऑपरेशन करें और लोगों को गिरफ्तारियां करें, हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ जी उन्होंने कहा है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कहा हो और इस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई हों। मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल के अंदर कोई चीज़ अगर हरफ आखिर कही जाए तो वह अहमकाना बात होगी। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है। इधर इमरान खान हैं जो हरफ आखिर पर बैठे हुए हैं कि जनाब इलेक्शन की डेट दो वरना हम नहीं उठेंगे। इधर से हुकूमत है कि जनाब जो ये समझते हैं कि सिर्फ गिरफ्तारी मसले का हल है, तो उसको भी हम दुरुस्त नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि लॉजिक प्रिवेल करनी चाहिए, डायलाग का रास्ता खुलना चाहिए। ये तरीक़ाकार है ही नहीं, ये जमहूरी तर्ज अमल नहीं है कि आप एक बिल्कुल तमाम दरवाजे बंद करके बैठ जाएँ। दोनों तरफ से हुकूमत को ऑफर करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब के नाम पर एक ख़त लिखना चाहिए कि जनाब आएँ, ये हमारा एजेंडा है, 4, 5, 6 नुकात दें, आप आएँ और हम मिलकर बैठते हैं और मुज़ाकरात करते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। अगर ये होता है और उसका जवाब देना चाहिए इमरान खान साहब को, तब जाकर आप एक तरफ ओपन करेंगे गेट कि जनाब इस दरवाजे से हम गुजर कर बात कर सकते हैं। वो कहते हैं ये चोर है, मैं इनसे बात ही नहीं करूँगा। 3.5 साल ने किसी की तरफ पलट कर नहीं देखा, सबको चोर कहते रहे, जेलों में डाला। फिर जब अदालतों ने रिलीफ दिया और जब जमानतें दी अदालतों ने, तो फिर वो सारे के सारे अदालतों के फैसले भी पाल रहे हैं जमानतों के अंदर जो लिखे हुए थे। जो नैब की कार्रवाइयों पर अदालतों के नुक्तेचीनी थी वो भी देखें। जो अदालतों ने कहा था कि नैब जो है वो एक जालिमाना इदारा है, लोगों की किरदार खुशी कर रहा है, ये भी आपने देखना होगा। सारा कुछ होता रहा है। मैं ये कहता हूं कि डेडलॉक की तरफ जाना किसी भी तरफ से, ना उनकी तरफ से ठीक है ना इनकी तरफ से ठीक है, कोई मंतक का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। सियासी अमल दरवाजे खोलता है, सियासी अमल दरवाजे बंद नहीं करता है। अच्छा। और इन्हें बैठना चाहिए और मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अच्छा। इससे ना सुबकी होगी इमरान खान की, एक बालिग नजरी होगी, इसका मुजाहरा। लगारी साहब ने सही फरमाया। हकीकी बात यही है कि असल फैसले नवाज शरीफ करते हैं और ये नून लीग मानती भी है कि उनका कहा हुआ हरफ आखिर है और कुछ भी हो जाए। लेकिन अब नूर आरफीन मसला ये आता है कि फिर मखलूत हुकूमत है, अब काबीना फिर किस काम की रह गई? अगर नवाज शरीफ साहब रात को फैसला दे चुके हैं तो फिर काबीना का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। शहबाज शरीफ को बताना चाहिए कि नवाज शरीफ ने फैसला ले लिया है, फिर उनको साथ क्यों बिठाया जा रहा है जब ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का था कि क्रैकडाउन करना है, रात को हो गया। फिर काबीना को बिठाने की, उनको एम्बैरस करने की क्या ज़रूरत है? शहबाज शरीफ की क्या ज़रूरत है? मिफ्ता इस्माइल को IMF के पास भेजने की क्या ज़रूरत है जब वो फैसले वो नहीं ले सकता? मियां नवाज शरीफ साहब जो कहेंगे वो होगा। तो बराह रास्त फिर वहाँ पर इसहाक डार साहब को किसी तरह से दोहा तो वो जा ही सकते हैं कतर, वहाँ पर बुला लिया जाए, ये काम तो चल सके। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सलाउल्लाह सारी काबीना को बिठा कर करते हैं, उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा करती हैं, चलें ठीक है जी। मरियम नवाज साहिबा भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं
हैं वो बताती हैं। और ये राना सनाउल्लाह, वो मखलूत हुकूमत या मरियम औरंगज़ेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जब मरियम नवाज साहबा कहेंगी वो है नवाज शरीफ की सोच, और वो है पार्टी की सोच, वो है हुकूमत की सोच। बाकी लोग कोई हैसियत नहीं रखते। काबीना वो है जो मियां नवाज शरीफ कहें, हकीकत यही है, सच यही है। हम चाहे जितना मर्जी आइन और कानून कह दीजिए, काबीना होती है, हुकूमत होती है, वज़ीर आज़म होता है, ये सब गलत है। मेरे भाई ये तो एक राय है, इसमें सवाल क्या है, मैं जवाब क्या दूं? आपके ख्याल से मेरी राय सही है या नहीं? नहीं, ये आपकी राय है, मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली गलत हो सकती है। अगर इस राय पे रायज़नी करनी है तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर के। इससे पहले लगारी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ख़त लिखा जाए, शहबाज शरीफ साहब, कोई भी सुलहजू आदमी, कोई भी जमहूरियत पसंद आदमी, कोई भी माकूल आदमी इस तजवीज़ से सरफ नज़र नहीं कर सकता, इसकी अफादियत से इनहराफ नहीं कर सकता। 200% दुरुस्त है। लेकिन नहायत अदब व इज़्ज़ एहतराम के साथ मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आरिफ अलवी से इसी जज्बे के साथ मुलाकात फरमाई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। क्या हुआ? मैं मोटे खुले अल्फाज में कहता हूँ भाई, भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस नाचना नहीं शुरू कर देती। आप इन लोगों को कोई किताब आइन कानून की, जमहूरियत की, सियासत की घोल करके पिला देंगे। इनका खमीर गैर सियासी है, ये सियासी जमात नहीं, एक प्रेशर ग्रुप है। ऐवान सदर में बैठा हुआ ये आदमी, ये कराची में शारा फैसल बंद कराता फिर रहा था। मैं 3.5 साल हो गए मुझे इस चैनल पे, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। आप वीडियो अभी भी निकाल करके देखेंगे, ये कराची में शारा फैसल पे दंदनाती हुई ये घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि मियां इसको बंद कराओ। इसका अजर मिला इनको सदर पाकिस्तान बना करके। दूसरी बात आपने जो राय दी, आपने कहा कि मरियम नवाज की राय हतमी है, मरियम औरंगजेब की, ठीक है, वो एक आईनी एक ओहदा है, वो एक आईनी बात करने के लिए एक स्पोक्समैन की जगह है, वो वहां से। भाई बात ये है कि तूफान मेरी तरफ आ रहा है, डिजास्टर मेरी तरफ बढ़ रहा है, इसको रोकना है। अब बात कोई करे, भाषण कोई दे, लेकिन रोकना इसको हुकूमत नहीं है, बाहर से कोई नहीं आएगा। बाहर से रोकने के लिए मैं किसी से फरियाद भी नहीं करूंगा। जैसे अल्ताफ हुसैन यहां से बैठ करके बाहर से मदद मांगता था, मैं अल्ताफ हुसैन नहीं बन सकता। मुझे इसी रियासत में रहना है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे इदारे हैं। मैं आज अगर अदलिया से मदद मांग रहा हूं तो साथ में मैं पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूं, तो इसका मतलब यह कि मुझे आज भी इस देश के आइन कानून, इसके इदारों, मुकन्नना सब पर अपना एतबार है, सब पर मुझे एतमाद है। और मुझे लगता है कि मेरे रेस्क्यू करने के लिए ये वो लास्ट ऑप्शन होगा जिसको मुझे यूज करना चाहिए, जिसको मुझे यूज करना पड़े तो मुझे करना चाहिए। बात यह है कि इस वक्त यहां पर एक सरासीमगी की सी कैफियत है। कल इमरान खान ने कहा था कि मखसूस जगहों के, पंजाब के लोग या फलां जगह के लोग ये इस्लामाबाद जाएंगे। आज उन्होंने बैठ करके अपने खिताब में पूरे मुल्क को दावत दे दी है कि आप आइए, पूरे मुल्क से निकल करके गोशा गोशा, गली गली, करिया करिया, चौक चौक, नगर नगर हम इस्लामाबाद चलेंगे। कराची में कल यहाँ पे स्टूडियो पहुंचना आसान नहीं होगा। आप जहां पे हैं आपका स्टूडियो पहुंचना आसान नहीं होगा। कितने लोग शारा फैसल बंद करवाएंगे, कितने लोग कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और पता नहीं कौन कौन सी जगह इमरान खान का नाम लेके बंद कराएंगे, ये सब कुछ पहले भी देख चुके हैं। कल कराची में जितनी भी, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, जितनी एम्बुलेंसेस को रोक करके उन मरीजों की जान ली जाएगी, उसका हिसाब उसामा गाजी मुझे देंगे। इसी इमरान खान के दौर में इसी इमरान खान के भांजे ने वकील होने का नाज करते हुए काला कोट पहन करके जाकर के पीआईसी अस्पताल पे हमला कर दिया। 4 अफराद को मुंह से ऑक्सीजन निकाल करके मार दिया गया। इमरान खान का भांजा होने की वजह से उसको बेल मिल गई। उसके बाद वो आज तक दंदनाता फिर रहा है। किधर थी आपकी जमहूरियत? ब्रेक लेनी है। किधर थी आपकी रियासत? अच्छा, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जब इतना ज्यादा खतरा है अगर तहरीक इंसाफ से, तो फिर हल क्या है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो तहरीक इंसाफ को बैन करने का भी कह चुकी है। तो करोड़ों वोट जिसके हों, 155 MNAs हों, हुकूमत में रही हो, तो उसको कैसे रोकना है? उनके वोटर्स हैं, सबको गिरफ्तार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक लगारी सब पे भारी में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। नज़ीर लगारी साहब, अब ये हल क्या है इसका?
जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी, एक बड़ी जमात है, हम उसको पसंद करें ना करें, करोड़ों लोग वोट देते हैं, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में सियासी जमात इस मकाम तक पहुंचती है, एक सियासी अमल है। अब उसके कारकुन हैं, वोटर्स हैं, उसके साथ हैं, तो अब हुकूमत तो ये समझती है बैन हो जाना चाहिए, हमने दीगर हवालों से भी देखा। तो क्या किया जाए, अब तहरीक इंसाफ का क्या इलाज है आपकी नज़र में? नहीं, मैंने कुछ तहरीक इंसाफ के इलाज के बारे में, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं इलाज कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ की थी कि दुनिया में कोई भी मामला हो, क्या हुआ था आपने देखा है कि जब पहली जंग अज़ीम हुई तो मामला कहाँ जाकर ख़त्म हुआ था। उसके नतीजे में मुज़ाकरात शुरू हुए, मजलिस अक़वाम बनी थी और बरसग़ीर के सर सुल्तान मोहम्मद आगा ख़ान को उस मजलिस अक़वाम का सरबराह बनाया गया था। हालांकि वो ग़ुलाम कौम के नुमाइंदे थे, लेकिन उनको नुमाइंदगी दी गई और वो बने थे सरबराह। फिर उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या हुआ? दूसरी जंग अज़ीम के बाद आखिरी मतलब तो ये हुआ ना कि बैठे मुज़ाकरात की मेज़ पर और इत्तेहादियों ने मिलकर बैठ कर फैसला किया था। दो चीज़ें हुई थी कि भाई एटम बम फेंकना है, तो एटम बम फेंका गया। कह रहे थे या 41 का वाक़या हुआ था पर्ल हार्बर का, हमने पर्ल हार्बर का बदला लिया है नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसा कर। आप हिरोशिमा नहीं बना सकते हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के किसी भी इलाके को, किसी भी खित्ते को, किसी भी शहर को आप हिरोशिमा और नागासाकी नहीं बना सकते, ना किसी को पर्ल हार्बर बना सकते हैं। ना दुश्मनियाँ ऐसी हैं कि जिनकी कोई बुनियाद हो, ना इनके दरमियान कोई ऐसा मामला है, सिर्फ इक़्तिदार की हवस है, बदतरीन हवस है और हर तरफ है कि जनाब इक़्तिदार हमारे पास होना चाहिए और इक़्तिदार किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ये मामला है। इस मामले का हल ये है कि जमहूरियत अब इख्तियार किए जाएँ। कोई भी जमहूरियत तारीख़ में नहीं है। मैं आमरीत की बात भी करता हूँ। कौन सी आमरीत है जो डायलाग का रास्ता नहीं लेती है? बदतरीन आमरीत भी डायलाग का रास्ता अख्तियार करती है। ज़ियाउल हक़ ने भी डायलाग का रास्ता अख्तियार किया, अयूब खान ने भी डायलाग का रास्ता अख्तियार किया था, मुशर्रफ ने भी डायलाग का रास्ता अख्तियार किया था। आखिर में सब डायलाग की तरफ जाते हैं। हमने तारीख़ में ये वाहिद इंसान देखा है जो डायलाग करता ही नहीं, बिलीव ही नहीं करता उसके ऊपर। हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है। वो हाथ नहीं मिलाना चाहता है, जो भी उसके ख़िलाफ़ है, जो भी उसकी मुखालिफ पार्टी में है, उसके साथ हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करता है। जो उसके नुक्ते नज़र से खिलाफ हो, साहबी क्यों ना हो, उनसे भी हाथ मिलाने को का रवादार नहीं है। तो भाई अब क्या करें? हम कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि शदीद तरीन इख्तिलाफ में भी आप डायलाग की तरफ जाते हैं, बदतरीन इख्तिलाफ में भी आप डायलाग की तरफ जाते हैं और मेज़ पर बैठते हैं और बात करते हैं। ये सौदेबाजी नहीं होती है, ये हम आहंगी के रास्ते तलाश करना होता है, ये हम ख्याली के रास्ते तलाश करना पड़ता है, ये वो कॉमन पॉइंट्स तलाश करने होते हैं जिसमें कौमों को आपने यकजा करना होता है और कौमों को आगे लेकर चलना होता है। ये नहीं ऐसा आप इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ना आप इमरान खान को एलिमिनेट कर सकते हैं, ना आप मुस्लिम लीग नून को कर सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी को कर सकते हैं। आप उनको भी नहीं कर सकते जिनके वजूद को आप तस्लीम नहीं करते हैं। क्या हमने इस तरह एहतजाज किया है जब अली वज़ीर को उठाकर हाथ में हथकड़ी डालकर कौमी असम्बली के मेंबर को? क्या इंतहाई काबिल एहतराम हमारे अदालत उज़्मा या अदालत आलिया ने यह देखा है कि उसको किस तरह हथकड़ी लगाकर आप बाजार की तरह सड़कों के ऊपर लेकर चल रहे हैं? क्या ये तरीका होता है कि वो भी तो रुकन पार्लियामेंट है ना, मुंतखब नुमाइंदा है, उसके साथ आपको तकलीफ होती है, शीरी मज़ालिब पर तकलीफ होती है। हमारी इंतहाई काबिल एहतराम, मैं बहुत एहतराम करता हूँ तमाम अदालतों का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एहतराम करता हूँ। क्या उसने इस बात पर नोटिस लिया है कि किस तरह से हाँ कर ले जाया जा रहा है एक मेंबर कौमी असम्बली को? मैं कहता हूँ कि रास्ता कोई नहीं होता है आपके पास, रास्ता तलाश करना पड़ता है और कोई रास्ता जो है डायलाग के अलावा नहीं होता है। आपने अपने सख्त मुतालबात रखे हैं, इन तमाम मुतालबात को आप मेज़ पर रखें और उस पर बैठकर गुफ्तगू शुरू करें, तो फिर आपकी राहें खुलेंगी कि मुल्क को लेकर चलना है। शख्सियतों को छोड़ दें यार, ये शख्सियतें आज नहीं है। हम सिनारियो ये सोचते हैं कि आज के 10 साल के बाद ये एक्टर नहीं होंगे, इनमें से कोई एक्टर नहीं होगा, ये जितने भी 3-4 मरकजी एक्टर हैं ये नहीं होंगे। उसके बाद नए एक्टर आए होंगे, नई सूरत हाल होगी, नए तज्जियाकार बैठे होंगे, शायद मैं भी आपके दरमियान ना हूँ, कोई और तज्जिया कर रहा होगा, लेकिन बहरहाल हम चाहते हैं इससे आगे जाएं। ये मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतना हसीन मुल्क है, दुनिया का इतना खूबसूरत तरीन मुल्क है, इसको आगे जाना चाहिए। अच्छा, और इसके आगे रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आगे जाने का रास्ते के अलावा कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो जाए तो डायलॉग से ही बात आगे बढ़ती है। आरफीन नामा में
जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी मुझे इजाज़त मिल जाए तो मैं 20 लोगों को निकलने दूं, तो उन्होंने पूरी वो कोशिश की है और काफ़ी हद तक वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे बस खदशा ये है आरफीन कि हमने इसी तरह के बयान ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से भी देखे थे राना सनाउल्लाह के, मुझे वो अच्छी याद है। और उसके बाद साने मॉडल टाउन हो गया था। बाकी राना सनाउल्लाह साहब का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, बस मुझे उससे डर लगता है, बाकी कोई मसला नहीं है। जितनी पकड़ धकड़ चाहते हैं करते रहें। आप क्या कहते हैं? उसामा, आपका ये डर पाकिस्तान दोस्ती की अलामत है, मैं इसकी सताइश करता हूँ, इसकी मिदद की जानी चाहिए। लेकिन ये डर उन लोगों को लगना चाहिए कि जो इस वक्त रियासत का चक्का जाम करने के लिए महज फैज़याब होने के चक्कर में पेशावर से पूरी क़ुव्वत के साथ हमलावर होने के लिए चले हैं। और ये सियासत नहीं है, खान साहब इसे जिहाद कह रहे हैं, इससे बड़ा कार जहल दुनिया में नहीं हुआ। इनकी कुछ वीडियोज़ उठा लें आप, इनकी कुछ वीडियोज़ आपको खुद एजुकेट कर देंगी कि ये अपने दौरे हुकूमत में किस तरह से रियासत पर जत्थों को हमलावर होने के हवाले से रोकते नज़र आते थे। और आज ये खुद एक जत्था बरदार बन करके पूरे मुल्क के अवाम को वर्गला रहे हैं कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो। चलो किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इनको वज़ीर आज़म बनवाना है, इनको वो 1.5 साल का नशा पूरा करना है। सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखा करके मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? ये वो कांस्टेबल है, ये वो पुलिस वाला है बेचारा जो शहीद हुआ। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये कोई किराएदार का मामला था, ये किराएदार वाला मामला बिल्कुल नहीं था। इसके ये बच्चों की तस्वीर पहले आप देख लीजिए, ये किराएदार वाला मामला नहीं था। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चल रहा है, मैंने लिख लिया, जवाब फराहम कर रहे हैं कि कोई मेरे घर में कूदेगा तो मैं कुछ भी करूंगा। कोई का मतलब कोई, वो पुलिस वाला हो, वो फौजी हो, वो जज हो, वो जर्नल हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो कोई भी हो। इमरान खान की नजर में एक लाठी से सबको हाँक रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई मेरे घर में कूदेगा तो मैं कुछ भी करूंगा। फरमा रहे हैं इस मौत की जिम्मेदार हुकूमत है। दूसरी तरफ इस कत्ल के जिम्मेदार वो बाप बेटा जिनके नमाज का निशान माथे पे आपको नजर आ रहा है, ये मेहराब लेकर के ये हवालात के पीछे हैं। ये किराएदार और मालिक मकान का झगड़ा नहीं है, ये एक छापा रियासत ने, हुकूमत ने, इस एक निज़ाम ने ये एक छापा मारा गया। किस वजह से मारा गया मुझे उसके मुहर्रिकात का नहीं इल्म। रात के अंधेरे में किसी की चादर और चार दीवारी फलाना ठिकाना, इसके लिए बहुत सारी आड़ ली जा सकती है, लेकिन रोकने के भी कुछ न कुछ उसूल, कुछ न कुछ कवायद, कुछ न कुछ जवाबित होते हैं। ऊपर से खड़े होकर के स्ट्रेट फायर मारा, इस बंदे को लगा, ये बंदा वहां जा करके और शहीद हो गया, इसका पूरा खानदान रुल गया। आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह पूरी जिंदगी या शहबाज शरीफ इसकी फैमिली को पालेगा? इमरान खान को इसका ख्याल भी आकर के गुजरेगा? इमरान खान जब वजीर आजम था 2 महीने के बाद उन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए गया था जिनको साने साहिवाल में यतीम कर दिया गया। इमरान खान को अच्छी अच्छी बातें या किसी भी लीडर को अच्छी अच्छी बातें सिर्फ इक़्तिदार से दूरी पर याद आती हैं। मैं 2-4 गुजारिश कर दूं और बस एफआईआर जो है पुलिस ने दर्ज की है और पुलिस ने लिखा हुआ है, एफआईआर में लिखा हुआ है किराएदारी का मामला। रिपोर्ट नहीं करती है, लेकिन मैं उसको तरदीद कर चुका हूं, मैं उसकी तरदीद कर चुका हूं, ये झूठ है। हां, तो एफआईआर गलत एफआईआर है, इसका कोई वर्जन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा सुनिए, लेकिन एफआईआर तो सरकार ने दर्ज की और गलत दर्ज कर दी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है आरफीन नामा है उसामा। मैं आपसे पहले दिन से कहता आ रहा हूं, दिस इज बिटवीन इमरान खान, पीटीआई और एंड राना सनाउल्लाह खान। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, अगर आपको याद हो। मैं कल भी कह चुका हूं कि ये हुब्बे इमरान और बुग़्ज़े पाकिस्तान में से किसी एक चीज का इंतखाब हमने करना है। सो फाइनली अभी थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे, काबीना का इजलास हुआ, उससे पहले नवाज शरीफ, कल भी मैं बता चुका हूं कि बाकायदा उनको मैंडेट दिया गया राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह ने अब अपने दांत तेज कर लिए हैं। इमरान खान साहब ताकत के नशे में बाकायदा केपी से वहां हमलावर होने की कोशिश फरमा रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं, कहते हैं ये बड़े बहादुर। ठीक है, बहुत मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।